स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। सरजू कुमार आज लगभग 50 साल बाद तुर्की के एक शहर में आए थे वापस। उनके आने का एक मकसद था। आज सरजू लगभग 75 साल के हो चुके हैं और उनकी सोच है कि शायद अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ज्यादा उम्र उनके पास बची नहीं, लेकिन एक हिस्सा जो उनके जीवन का तुर्की के इस शहर में बीता, वो उसको एक बार री इमेजिन करना चाहते थे। हालांकि वो एक बेहद खौफनाक हिस्सा था उनके जीवन का, लेकिन जितना खौफनाक था उतना ही वो उनके लिए यादगार भी था। ये कहानी, ये किस्सा सरजू का आज से हालांकि 50 साल पहले शुरू होता है। लेकिन सरजू जब उस शहर में घूम रहे थे ना, हालांकि उसको शहर कहना अभी ठीक नहीं होगा, वो एक कस्बे जैसा ही है। और कस्बा भी कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, लेकिन जब सरजू वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर वो एक आदमी और एक लड़की को देखते हैं। जैसे ही वो उन दोनों को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ समय के लिए उनकी आंखों में खौफ साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उनकी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। वो जो जोड़ा था कुछ ही समय बाद उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। सरजू के शायद जीने का मकसद पूरा हो चुका था। अब सरजू तुर्की के उस शहर से वापस आते हैं भारत, और जो शायद 50 साल पहले एक सिलसिला शुरू हुआ था, उनकी नजर में शायद अब वो खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसा भी क्या किस्सा था, और कौन थे वो कपल, कौन थे वो लड़का लड़की जिनको देखकर पहले सरजू काफी ज्यादा घबराए, परेशान हुए, डरे, लेकिन बाद में जाते जाते वो जो जोड़ा था उनके चेहरे पर एक खुशी देख गया। बात है सन 1975 के आसपास की। सरजू की उम्र तब रही होगी कुछ 25 साल के आसपास। सरजू एक अखबार में काम करते थे और तब प्रिंट मीडिया का ही बोलबाला था। कोई दूरदर्शन के अलावा कोई और मीडिया तो था नहीं, जो टीवी का मीडिया कोई था नहीं। इसलिए सरजू की जो जॉब थी वो एक अखबार में लगी थी। सरजू मेहनती थे, लेकिन प्रिंट मीडिया में तब कंपटीशन बहुत था। खबरों का जो सिलसिला होता था वो तो डेली को छोड़कर दिन में कई बार नई खबर देनी पड़ती थी। अब सरजू जब नए नए वहां पर गए, उनके पास इतने लिंक्स नहीं थे, इतने कनेक्शन नहीं थे, तो करते तो फिर क्या करते। कुछ ही महीनों बाद उन्हें इस चीज का आभास हो चुका था कि अगर मैंने ताजा एक्सक्लूसिव खबरें नहीं दी तो मेरी जॉब ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन उन्हें कैबिन में बुलाया जाता है और लगभग लगभग जवाब दे दिया जाता है। कॉर्पोरेट की भाषा में इसको पिप बोलते हैं, PIP। यानी कि इनको पिप मिल चुकी थी, एक समय सीमा दे दी गई थी, और उस समय सीमा में अगर ये कुछ अच्छा ना कर पाए तो फिर इनकी जो जॉब जानी वो निश्चित थी। वैसे पिप का मतलब होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब इनके तो जैसे मानो सर पर आसमां ही फट गया। काफी लाखों सपने इन्होंने संजो के रखे थे कि भाई मैं एक बड़ा पत्रकार बनूंगा, नामी गिरामी, फिर शादी होगी। लेकिन ये सब कुछ इनकी आंखों के सामने बिखरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही महसूस होता है, या यूं कहा जाए कि सरजू की जो किस्मत है, मैं अपनी किस्मत को भी हल्का हल्का बिल्कुल उससे मैच करके देख पाता हूँ। क्योंकि कई बार किस्मत आपको वहां ले जाती है जहां पर आप हो जाना ना चाहते हो, वो अलग बात है, लेकिन कभी जाने के बारे में सोचा ना हो। ऐसे ही सरजू बस एक बार किसी खबर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि भाई कोई किसी मर्डर की सूचना मिल जाए, कोई रोबरी की सूचना मिल जाए, कोई अच्छी खबर ही मिल जाए जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़े, न्यूज़पेपर में लोग उसको पढ़ें। लेकिन ऐसा कुछ सरजू को मिल नहीं रहा था।
एक दिन सरजू वैसे ही किसी चाय के खोखे पर बैठकर चाय पी रहे थे, और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि भाई वो तो बड़ी डर वाली चीज है, वो तो वहां पर इतनी डर होता है इतना, मतलब वो तो कब्रिस्तान में रात के समय छोड़ो, दिन के समय में कोई नहीं जाता। अरे आजकल तो वहां पर कब्रें भी खुदने लगी हैं, मुर्दे गायब हो रहे हैं। जहां पर सरजू रहते थे ये उसी जगह के आसपास के कब्रिस्तान की बात थी। अब सरजू इस चीज पर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, और उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ कोई बात करते नहीं, लेकिन जितनी नॉलेज हो सकती है उसको गैदर करते हैं, और ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मैं रात के समय में उस कब्रिस्तान के पास जाऊं। कैमरा मैन को इन्होंने बात की, कैमरा मैन मारा तो नहीं, लेकिन इन्होंने खुद ही कैमरा पकड़ा कि भाई कैमरा मुझे मुझे तो दे सकता है। कैमरा इन्होंने लिया, कुछ फोटोज खींची, एक स्टोरी बनाई खुदी हुई कब्रों की, बढ़िया सा एक टाइटल बनाया, और उसके बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए एडिटर को दिया। जब एडिटर ने ये पढ़ा तो वो हंसा, वो खूब हंसा, गालियां भी निकाली इनको भी, कैमरामैन को, कि भाई तूने उसको कैमरा कैसे दे दिया, अब हमारी अखबार में ये अनाप शनाप चीजें होगी क्या। लेकिन सरजू कहते हैं कि सर, एक बार एक बार तो आप करके देखिए, हो सकता है कि इसकी इसको पढ़ने वाली कोई एक स्पेशल ऑडियंस हो सकता है इंटरेस्ट लें। लाख समझाने पर एडिटर जैसे कहते हैं कि बस मुंह पर मारने वाली बात होती है कि ठीक है भाई, रुक जा, जिस दिन अखबार में कुछ बहुत ज्यादा छापने को होगा नहीं ना, तो तेरा आर्टिकल छाप दूंगा, तब तक के लिए जा कोई और खबर ले। अब सरजू के दिन तो वही थे, घूम फिर कर भाई खबरें तो लानी पड़ेगी, लेकिन सरजू इंतजार कर रहे थे कि मेरा ये आर्टिकल छपे और इसका रिस्पॉन्स जो है वो पता लगे। कुछ दिन बाद आर्टिकल छपता है, सरजू की किस्मत चमक उठती है, लोगों का आर्टिकल में इंटरेस्ट आता है। पहले की तुलना में आर्टिकल छपने के बाद अखबार की बिक्री बढ़ती है। अब सरजू से डिमांड होने लग पड़ी ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही किस्से लेकर आने की। अब सरजू रिसर्च करने पड़ा, कुछ ऐसी जगहों पे सरजू जाता जहां पर उनको भूता माना जाता था, उसकी फोटोज खींचता, अपने एक्सपीरियंस करता, लोगों के इंटरव्यू लेता। देखते ही देखते सरजू का जो आर्टिकल था वो एक बड़ा अच्छा एक एक कल्ट बन चुका था, और उनको पढ़ने वाले के लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, और अखबार की बिक्री भी। जहां कुछ ही दिन पहले सरजू की जो जॉब थी वो सख्ते में उसकी आ चुकी थी, डिफिकल्ट हो चुका था उनके लिए सरवाइव करना, अब वो एक तरह के स्टार रिपोर्टर बन चुके थे, लेकिन हॉरर जॉनर के। लेकिन सरजू को तो भाई बस चाहिए था पैसा और फेम, जो उनको मिल रहा था। अब ना ही सिर्फ सरजू के आर्टिकल छप रहे थे, बल्कि अलग से साप्ताहिक या फिर मासिक पत्रिका, जिसे हम मैगजीन कहते हैं, वो भी छपती थी, जहां पर किस्से कहानियां होती थी भूतों प्रेतों की, चुड़ैलों की, और कुछ ऐसी एंटिटीज की जिसके बारे में हम अक्सर बात किया करते हैं, लाइक ब्रह्म राक्षस, ये डाकिनी, ये करण पिशाचनी, ऐसी चीजें, इनके बारे में विस्तार से लिखा जाता था। अब सरजू सारे देश में भ्रमण करते, ना ही सिर्फ देश में बल्कि कुछ विदेशों में भी उन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि अखबार को तो प्रॉफिट हो रहा था, और अब अखबार को ना ही सिर्फ भेज रही थी भारत में, बल्कि अलग अलग देशों में जो अफोर्डेबल थे, बहुत बड़े देश नहीं, वहां पर उनको भेजते, जिसकी वजह से सरजू के रिसर्च का दायरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहां पर भी वो दूसरी जगह जाते उनको उस जगह से किसी और जगह का पता लगता, फिर वो उसकी जगह पे जाते, उसकी कहानी बताते, और देखते ही देखते सरजू, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बढ़िया एक लेखक, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार, जो भी हम कह सकते हैं, वो बन चुके थे। ऐसे ही एक बार सरजू जाते हैं अजरबैजान। अजरबैजान जाके उन्हें पता लगता है कि तुर्की, जो आज का तुर्की है, वहां पर ना भाई कस्बा है। उस कस्बे की खासियत क्या है कि वहां पर पुराने पुराने किले, उसके विशेष कुछ भुता जगहें भी हैं जो मानी जाती हैं, लेकिन इसी के साथ वहां पर एक और खास चीज है। गाहे बगाहे वहां पर आपको आपका कई बार डुप्लीकेट नजर आ जाता है।
हूबहू। कभी आपको आपके पुरखे नजर आ जाते हैं अगर आप उनको पहचान सकें। वो भीड़ में चलते फिरते आपको नजर आते हैं और चलते फिरते ही खो जाते हैं। इस चीज के बारे में ना ही कुछ पता लग सका है और ना ही शायद पता लग सकेगा, क्योंकि अगर ये बात की जाए तो एक रिटर्न रिसर्च तो है नहीं। जिनको लगता है उनको वहम माना जाता है कि भाई ये आपका वहम होगा, लेकिन जो कहते हैं वो काफी विश्वास से कहते हैं कि हाँ, हमने हूबहू अपने जैसा ही कोई देखा है। सरजू को ये बात काफी अजीब लगती है लेकिन इंटरेस्टिंग। सरजू सोचता है कि हाँ, इस पर कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। और जैसा कि बात की गई है कि आसपास काफी ऐसे पुराने किले हैं, नष्ट हो चुके, और कुछ ऐसे हैं जहां पर कहा जाता है कि ये जगहें भूता हैं, तो क्यों ना वहां पर जाया जाए। सरजू जब अजरबैजान से वापस आते हैं और फिर बात चलती है कि भाई ऐसी ऐसी जगह है। और बाय द वे अजरबैजान जो है वो मैं अब की बात कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है देशों की जियोपॉलिटिकल, तब अजरबैजान रशिया का हिस्सा था, आज की तरह एक इंडिपेंडेंट देश नहीं। अब सरजू आकर ऐसी बात करते हैं और उनको मना करने वाला था कौन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक बड़ा नाम बन चुके थे। झट से उनको इजाजत मिल जाती है तुर्की जाने की, जो आज का तुर्की है। अब वो तुर्की के उस शहर में जाते हैं और वहां पर कुछ देर उनका प्लान था कि वो कुछ दिन, हफ्ते नहीं बल्कि महीने रुकेंगे, ताकि जो ये फिनोमिना है इसको वो सारा रिकॉर्ड कर सके। इसके साथ ही जो वहाँ के खंडरात हैं वहाँ को भी घूमा जाए, वहाँ भी घूमा जाए, और अलग अलग जगहों पर ये जाए, ना ही सिर्फ उस कस्बे में, बाकी कुछ और भी है। क्योंकि जो ये इलाका था तुर्की का, ये सारा उस समय बैजेंटाइन एम्पायर भी रहा है, फिर ओटोमैन एम्पायर भी रहा है, तो काफी कुछ है यहाँ पे। अब एक दो दिन बीतते हैं, इनको कुछ ऐसा नजर तो आता नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी इनका कोई हमशक्ल हूबहू कुछ ऐसा इनको मिलेगा। शुरू में तो ये सब इन्हें बकवास लगती है, लेकिन इनका इंटरेस्ट एक चीज में जाता है। ये जब अपने होटल में रुकते हैं वहां पर इनको चाय जो है वो पसंद नहीं आती। तो कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट भी ना कहें, एक छोटी सी दुकान थी। और जब वहां पर चाय पीने जाते हैं तो अब इनको वहां पर चाय पीने की आदत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं था कि चाय बहुत टेस्टी थी, हो सकता है कि जहां पर ये पहले चाय पी रहे थे वहां से भी बेकार थी, लेकिन जो चाय पिलाने वाली थी उनको काफी पसंद आ गई। वहां पर एक लड़की थी जिसकी वजह से खास तौर पर ये दिन में 3 से 4 बार चाय पीने जाते थे। उसका नाम था अलारा। अलारा को जब ये देखते तो देखते ही रह जाते। कई बार इनके मन में आता कि अलारा से कुछ बात करना चाहे, लेकिन 2-3 दिन ऐसे ही कशमकश चलती रही। लेकिन एक दिन तो इनकी किस्मत मानो चमक उठी। अलारा ने इनको खुद बुलाया, इनको पूछा कि आपको चाय कैसी लगी। इन्होंने बड़े ही बुझे हुए मन से तारीफ कर दी कि इतनी अच्छी चाय मैंने कभी जिंदगी में पी ही नहीं। अलारा शायद इनका झूठ पकड़ लेती है और वो इनकी तरफ देखकर ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है। अब सरजू को लगता है कि भाई बात जो है कुछ आगे बढ़ी, और बात आगे बढ़ती भी है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और अलारा और इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब अलारा अपने काम से फ्री होती थी, अपनी शिफ्ट से फ्री होती थी, तो फिर वो सरजू के साथ गाहे बगाहे जो बाजार है वहां पर घूमती थी। और सरजू एज ए गाइड के तौर पर उसका काम ले रहा था, क्योंकि उसको तकरीबन सारे शहर का पता था, यहाँ की लोकल थी। तो वो कुछ ऐसी जगहें होती थी जिनके बारे में कुछ इतिहास होता था, कोई जंग का इतिहास या कोई इवेंट्स का इतिहास, तो उसके बारे में वो बात करती रहती थी। अब धीरे धीरे सरजू को तो अलारा से प्यार हो चुका था, लेकिन अलारा को क्या हुआ था प्यार, ये अभी जानना बाकी था सरजू के लिए। लेकिन वो ये सब कुछ जानने के लिए बेहद बेताब था। अब एक दिन छुट्टी वाले दिन अलारा और सरजू ने सुबह सुबह ही प्रोग्राम बनाया कि हम कुछ खंडरात की तरफ, जहां पर जो वैसे पब्लिक प्लेस है वहां पर घूमने के लिए चलेंगे। आज सरजू ये बात
डिसाइड कर चुके थे कि भाई मैं अपने दिल की बात कर दूंगा, अगर उसको पसंद आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर ना आई तो फिर ठीक है, तब भी ठीक है। आप में से वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुर्की में सरजू टर्किश कैसे बोलता होगा। अब सरजू का जो मिशन था यहाँ पर रुकने का मिशन था, वो तकरीबन 2 महीने का था। तो उससे पहले सरजू टूटी फूटी तर्किश बोलना सीख चुका था। इतनी उसको समझ आती थी, या इतनी वो बोल सकता था कि सामने वाले को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। नहीं तो फिर इंग्लिश तो है ही, जो अलारा को काफी अच्छी तरीके से आती थी और सरजू को भी काफी अच्छे तरीके से आती थी। बाकी जो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनके लिए टूटी फूटी तर्किश सरजू के लिए चल पड़ती थी। खैर, अब जब प्री डिसाइडेड ये उस जगह पर जाते हैं और कुछ समय बाद सरजू अलारा को कहता है कि अलारा मुझे इजहार करता है, प्यार का अपने इजहार करता है। उसको लगा था कि या तो अलारा रूठ कर जाएगी या तो फिर मैं अपनी गालों को लाल करने के लिए तैयार हूं, थप्पड़ पड़ेगा काफी तेज। लेकिन सरजू दोनों चीजों के लिए तैयार था, एक चीज तो होनी ही होनी थी और वो हुई भी। अलारा को भी शायद सरजू से प्यार था और वो भी हाँ करती है। सरजू की तो जैसे दुनिया में रंग ही बिखर जाते हैं, क्योंकि अब क्या नहीं था सरजू के पास, अच्छी जॉब, नाम, रुतबा अपने ऑफिस में, और साथ के साथ ही जिसको उसने प्यार किया वो भी उसको हाँ कर चुकी थी। अब शादी करना बाकी रह गया था। जब हाँ हो ही चुकी थी तो शादी तो होनी थी। लेकिन किस्मत को कई बार कुछ और मंजूर होता है। ये सरजू उस समय शायद भूल चुका था कि अक्सर जब हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अब जो दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, तो अलारा उस समय भी सरजू के साथ घूमती जिस समय उसको अपनी चाय की दुकान पर नौकरी करनी चाहिए। ये बात सरजू को काफी हैरान करती कि भाई आपका मालिक जो है आपको टोकता नहीं है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं टोकता, मेरी तनख्वाह ही काट लेगा, मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्या होता है कि एक दिन सरजू को वहां की किसी न्यूज़पेपर से ये पता लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी मार्केट है जिसको जादूगरों की मार्केट कहते हैं, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक जादूगर है। जब इसके बारे में सरजू को पता लगता है तो वो अलारा से बात करता है। अलारा को कहता है कि ऐसी मार्केट के बारे में तुमने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। तो अलारा कहती है कि हाँ ऐसी मार्केट है, लेकिन मैं वहां पे जाऊंगी नहीं और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। सरजू कहता है कि इसका कारण क्या। तो अलारा कहती है कि वहां के जो जादूगर या दुकानदार हैं ना, उनकी नीयत बड़ी खराब होती है लड़कियों को लेकर। वो लड़कियों को अपने वश में कर लेते हैं, फिर उनसे उल्टे सीधे काम कराते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां पर गई तो फिर हो सकता है कि वो मुझे अपने वश में कर लें। वो ऐसा ही करते हैं। अब उसका नाम ही तो जादूगरों का बाजार है। अब ये सुनता है सरजू, वो भी डर जाता है कि भाई बात तो ठीक कर रही है। लेकिन सरजू साथ के साथ ही कहता है कि लड़की नहीं जा सकती, लड़का तो जा सकता है, क्योंकि मुझे तो अपनी रिसर्च भी करनी है और रिसर्च पर मुझे आर्टिकल भी छापना है। और इससे बढ़िया क्या जगह होगी जहाँ पर एक जादूगर की पूरी मार्केट सस्ती है। अलग अलग तरह के भांत भांत के जादूगर होंगे, भांत भांत की उनके पास चीजें होंगी, और इसी के साथ ही एक एक्सक्लूसिव कंटेंट जो आज की हम लैंग्वेज में बात करें होगा। अब उसके बारे में अलारा कोई बहुत ज्यादा जवाब देती नहीं है और वो कहती है कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। अब दोनों में इस चीज की कमिटमेंट हो जाती है। अलारा उस दिन अपनी दुकान में काम करती है और सरजू जाता है अपने उसी मार्केट में, जादूगरों की मार्केट में। जब वो मार्केट में एंटर करता है, सरजू एक चीज को तो नोट करता है कि लड़कियां तो हैं, कम हैं, खूबसूरत भी हैं, लड़कियां तो हैं। फिर अलारा को ये बात क्यों ऐसी लगती है कि यहाँ पर लड़कियां नहीं आती, यहाँ ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पर जादूगर उनको बस में कर लेते हैं तो लड़कियां तो आती। अब ये भांत भांत की दुकानों में जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनको चेहरे से ऐसा विश्वास वाला इंसान लगता नहीं है कि जो इनके सवालों का जवाब दे सके। फिर ये एक ऐसी दुकान पर पहुंचते हैं जहां पर एक काफी वृद्ध आदमी होता है, काफी बूढ़ा आदमी, भला मानस देखने में लग रहा था। इनको थोड़ा सा
थोड़ी सी उनके साथ जब बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है। और तो और वो इंग्लिश भी अच्छी जानता था। इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन बैरियर था वो भी इन दोनों के बीच में नहीं था। अब जब बात शुरू होती है तो फिर ये पूछते हैं कि बाबा मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये पता हो, वैसे आपकी उम्र काफ़ी लग रही है, तो ये आप इस मार्केट में कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं तो इस मार्केट में 10 साल से हूँ। जब मेरी उम्र 10 साल थी, आज मेरी उम्र 85 साल है। 75 साल से मैं इस मार्केट में हूँ। मेरे पिताजी थे, वो तब दुकान चलाते थे, तो 10 साल में मैंने दुकान में बैठना शुरू कर दिया था। अब इनको थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आता है। ये पूछते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी कम आती हैं और ये सुनने में आता है कि जो जादूगर हैं, लड़कियों को अपने वश में कर लेते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, उल्टी-सीधे काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं, मतलब कुछ ऐसा मुझे बहुत लगा नहीं, तादाद कम है, लेकिन हैं। बाबा वो जो हैं वो हँसते हैं। वो हँस के कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ आती भी हैं और नहीं भी आती। तो बड़ी अजीब बात लगती है सरजू को। सरजू कहते हैं कि मैं समझा नहीं बाबा। तो यहाँ पर फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ पर आम लड़कियां आती हैं, लेकिन गैलिन नहीं आती। अब जब गैलिन की बात करते हैं कि गैलिन क्या होता है, गैलिन वर्ड पहली बार सुन रहे थे सरजू। हो सकता है आपने भी पहली बार सुना हो गैलिन वर्ड। अगर आपने ये पहली बार सुना है गैलिन वर्ड, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमने पहली बार सुना है। और अगर आपने इससे पहले सुना हुआ है गैलिन वर्ड, तो जरूर वो भी बताइएगा कि हाँ हमने इससे पहले भी सुना हुआ है और कहाँ पर सुना है। गैलिन वर्ड का नाम सुनते ही सरजू का सर चकरा जाता है कि गैलिन मतलब गैलिन कोई लड़की का नाम है, कुछ है। कहते नहीं, गैलिन है एक ऐसी डायन, एक ऐसी चुड़ैल जो सजी धजी रहती है, जो लगभग लगभग किसी दुल्हन के रूप में रहती है, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। लेकिन तब तक जब तक पूर्णमासी नहीं होती, वो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। वो उनसे प्रेम प्रसंग करती है, अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। कुछ दिन उनके साथ ऐसे ही रहती है। फिर जब पूर्णमासी की रात आती है, तो वो उनको किसी एकांत जगह पर लेके जाती है और वहां पर वो करती है शिकार मर्दों का। अब जब इसके बारे में सरजू सुनते हैं, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है जो उनके दिमाग में तब चल रहा था। आई होप आपके दिमाग में भी वही शब्द चल रहा होगा। और अगर आपके दिमाग में वो शब्द चल रहा है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिए कि सरजू के दिमाग में क्या चल रहा था और उसके मुंह से क्या निकला। मैं तो भैया बोल लूंगा ही, लेकिन ये पॉइंट इस मिनट में आपने क्या सोचा, फिर पता लगेगा कि आप सही थे कि नहीं। हाँ, सरजू बोलता है यक्षिणी। बाबा, अब बाबा का सर चकराता है। यक्षिणी, ये किसी लड़की का नाम है? जैसे सरजू ने पूछा गैलिन किसी लड़की का नाम है, तो सरजू कहता है नहीं, यक्षिणी। जैसे आप कह रहे हैं कि गैलिन एक ऐसी एंटिटी है जो बेहद खूबसूरत है, जो मर्दों के साथ प्रेम प्रसंग करती है, उनको अपना शिकार बनाती है पूर्णमासी की रात को, और उसका रूप जो है वो एक चुड़ैल जैसा होता है। भारत में इस एंटिटी को यक्षिणी कहा जाता है। अब नाम अलग अलग होते हैं, एंटिटीज एक जैसी ही होती हैं, लेकिन सरजू कहते हैं कि इस चीज का इस बाजार से क्या लेने देना। यहाँ पर अभी ये बोल ही रहे होते हैं सरजू, जैसे आप सोच रहे होंगे वैसे ही सरजू सोच के चुप हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर यक्षिणी यानी कि यहाँ पर गैलिन नहीं आती, वो आने से डरती है, क्योंकि उसका अगर यहाँ पर आया तो जादूगर उसको पहचान जाएंगे। तो जो बाबा हैं वो हंस के कहते हैं कि गैलिन नहीं बेटा, गैलिन्स एक नहीं बहुत सी हैं, भरी पड़ी हैं इस जगह पे, बच के रहना, कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अब ये पूछते हैं कि बाबा इनसे बचा कैसे जा सकता है, और पहले तो इनकी पहचान कैसे हो सकती है।
तो वो कहते हैं कि कई बार इनकी परछाई जो है वो नज़र नहीं आती, और जब ये अचानक गुस्से में आ जाती हैं तो अचानक से कई बार इनका रूप बदल जाता है कुछ ही सेकंड्स के लिए। फिर ये दोबारा नॉर्मल रूप में आ जाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रूप बदलता है। अब ये पूछते हैं कि इनको मारा कैसे जा सकता है बाबा? जवाब शायद सरजू के पास भी था, क्योंकि यक्षिनी को मारा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ मंत्रों से कैद में किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। यही बात बाबा ने भी बताई कि कुछ ऐसी तरकीबें होती हैं जिनसे उनको वश में किया जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता। और जैसे कहा कि परछाई कई बार इनकी नजर नहीं आती, वगैरह वगैरह, जो काफी बातें चल रही थी। अब सरजू एकदम से सोचते हैं कि अलारा क्यों नहीं आई, वो क्यों डर रही थी? अगर इस बाजार में नॉर्मल लड़कियों के साथ कुछ नहीं होता, तो फिर अलारा को तो यहाँ पर आना चाहिए था। क्या कोई उसको गलतफहमी हुई है? क्या उसको यक्षिनी यानी गैलिन के बारे में पता नहीं है? काफी सवाल थे और शक भी कि कहीं अलारा यक्षिनी तो नहीं है। आप बताइएगा कि सच में वो यक्षिनी या गैलिन थी, या फिर कोई और थी जिसको लेकर सरजू को गलतफहमी हो चुकी थी बहुत बड़ी। अब सरजू काफी परेशान था, कुछ दिनों से वो जितना खुश था आज वो उतना ही परेशान था। वो जाता है दुकान में चाय पीने अलारा से मिलने के लिए। अलारा वहां पर होती है और अलारा को उसके हाव भाव कुछ अलग नजर आते हैं। वो सेंस करती है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अलग है। सरजू के मन में रह रह के कुछ अलग सी बातें चल रही थी, और आज पहली बार जब सरजू चाय पीकर बाहर आता है, उसको एक शख्स दिखाई देता है कुछ ही दूरी पर खड़ा। वो खुद सरजू था, जिस चीज को ढूंढने के लिए सरजू आया था, जिस पर आर्टिकल लिखने के लिए सरजू आया था कि इस शहर में कई बार इंसान को अपने हूबहू लोग दिखाई देते हैं। उसको दूर खड़ा सरजू ही नजर आ चुका था। वो भागता है, वो भागता है सरजू की तरफ, यानी अपनी तरफ, लेकिन देखते ही देखते वो भीड़ में खो जाता है। इतने दिनों से सरजू को कुछ ऐसा नजर आया नहीं था, लेकिन आज जब यक्षिनी यानी गैलिन की बात हुई, तो फिर ऐसा क्या था जो सरजू को नजर आया? वैसे भी सरजू ये सोचता है कि यार अल्लारा मेरे साथ इतने दिनों से है, मैंने उसके साथ इसके रिगार्डिंग तो बात की नहीं कि यहाँ पर कुछ हूबहू लोग दिखते हैं। आज शाम को फिर वो अलारा से बात करता है, तो अलारा कहती है कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है, नशा है, मिट्टी में कुछ ऐसी गंध है जो कई बार इंसान को भ्रमित करती है। जरूरी नहीं होता कि जो हम सामने देख रहे हैं वो हो। जब इसके बारे में बात करता है सरजू कि मैंने अपने आप को ही देखा, तो अलारा हंसती है। वो कहती है कि मैंने भी अपने आप को कई बार देखा है। अरे मैं तो अपने आप को रोज देखती हूँ। सरजू काफी हैरान होता है, पूछता है कहाँ? तो वो कहती है शीशे में। जब ये बात करती है लारा, तो दोनों जने हंसने लग पड़ते हैं, और कुछ समय के लिए सरजू तो भूल ही जाता है कि लारा सच में कोई आम लड़की है या फिर कोई यक्षिनी या गैलेन। अब जब अलारा और सरजू एक गली से गुजर रहे होते हैं, तो गुजरते गुजरते एक स्ट्रीट लाइट जो होती है थोड़ी सी ऊंची होती है। सरजू गुजरता है, अचानक से उसका ध्यान जाता है अपनी परछाई की तरफ। फिर उसका ध्यान जाता है अलारा की परछाई की तरफ, जो थी ही नहीं। सरजू की तो मानो हाथ पैर कांपने लग पड़ते हैं। आज सरजू को ये विश्वास हो चला था कि कहीं जिसके साथ मैं इतने देर से घूम रहा हूं, कहीं वो अलारा मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो कहीं गैलिन तो नहीं या फिर यक्षिणी तो नहीं। जब वो सरजू रुकता है, वो नोटिस करती है अलारा कि सरजू तो हिल नहीं रहा। वो टकटकी लगा के नीचे की तरफ देख रहा है, जहां पर उसकी परछाई होनी चाहिए थी अलारा की। लेकिन अलारा जब उसको हिलाती है कि क्या हुआ, तो सरजू कहता है कुछ नहीं, मुझे मुझे तुम्हारी परछाई नजर नहीं आ रही। तो जो अलारा होती है, आज पहली बार वो परेशान नजर आती है, जैसे कि कोई सच है जिसके बारे में सरजू को पता लग चुका है। वो उसका शायद सच जान गया।
लेकिन वो बात को पलटते कहती है कि बेवकूफ, जहां पर मैं खड़ी हूँ, जहां पर तुम खड़े हो, दोनों में सड़क के कलर का फर्क है। देखो कितनी डार्क कलर की सड़क है जहां पर मैं खड़ी हूँ, और यहाँ पर तो लाइट भी अच्छे तरीके से नहीं आ रही। रुको रुको रुको, मैं थोड़ी सी आगे जाती हूँ। जब थोड़ी सी आगे जाती है तो अलारा की परछाई नजर आने लग पड़ती है। सरजू इस चीज को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है और सोचता है कि वही मेरा ही वहम होगा, मैं भी वैसे ही किए जा रहा हूँ ऐसे ही। खैर, अब उस शाम सरजू अपने होटल वापस आता है, लेकिन उसके मन में एक शक बैठ चुका था। वहीं दूसरी ओर अलारा, क्या वो कुछ ऐसा सोच रही थी? आज पहली बार अलारा भी परेशान थी। हो सकता है कि शायद उसको अपने सच के पर्दाफाश होने का अंदाजा हो चुका था, और ये जो खेल था अब कुछ ही दिनों का रह चुका था। अब सरजू अगले दिन अलारा को मिलता है। वो कहीं घूमने जाते हैं। कुछ समय बाद वो अलारा को कहता है कि मैं उस जादूगरों के बाजार में गया था, और वहां पर सच कहूं तो मुझे वहां पर कई लड़कियां मिली। अरे यार, तुम्हारा वहम होगा, पता नहीं तुम्हें किसी ने गलतफहमी दे दी। देखो मैं दूसरे देश से आया हूँ, यहाँ पर मुझे सही नॉलेज मिल गई, तुम यहाँ पर रहते हुए भी ये नहीं जान पाई कि ये सब कुछ वहम है। चलो हम आज फिर बाजार चलेंगे। अलारा उस चीज के लिए फिर से मना करती है। कुछ समय तक दोनों में बहस बसाई होती रहती है, लेकिन अलारा नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर जब सरजू कंटिन्यूसली कहता रहता है कि नहीं जाना है जाना है, तो एकदम से अलारा बहुत ऊंची बोलती है नहीं, और जैसे ही वो ऊंची बोलती है नहीं, उसके बाल एकदम से फैलते हैं। लेकिन सरजू क्या नोट कर सकता था, या उसने क्या नोट किया? जब अलारा बहुत ऊंची बोलती है तो सरजू का ध्यान नीचे की तरफ था, जहां पर अलारा की परछाई बनी हुई थी धूप में, और वो कुछ नोटिस करने के लिए वैसे ही उसका ध्यान नीचे था। लेकिन बिना हवा के एकदम से बालों का फैलना उसने नोटिस किया। हो सकता है कि चेहरे में भी बदलाव आया हो। लेकिन जैसे ही वो सर उठा के ऊपर की तरफ देखता है तो अलारा का प्यारा सा चेहरा, जो बिल्कुल लाल हुआ हुआ था गुस्से से, उसका सारा गुस्सा सरजू का शांत करता है। वो अलारा को गले लगा लेता है। लेकिन जब वो अलारा को गले लगाता है तो वो डरा हुआ था, क्योंकि उसको अब तकरीबन तकरीबन यकीन हो चला था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो या तो यक्षिणी है या गैलिन, जो एक ही तरह की एंटिटी है बेसिकली। ये लड़की नहीं। सरजू जब उसको गले लगा रहा था तब वो रो रहा था कि उसको प्यार हुआ तो यक्षिणी से, मेरा अंत जो है वो मौत ही है क्या? अब ये मुझे मारेगी, मेरा शिकार करेगी। वहीं दूसरी ओर अलारा भी रो रही थी। अलारा की आंखें नम थी। शायद उसको भी पता लग चुका था कि मेरा राज जो है वो पर्दाफाश हो चुका है। इसके बावजूद भी सरजू उससे मिलता रहा, 2-3 दिन मिलता रहा, और अब जो शक की सुई थी वो पूरी तरह से अलारा की तरफ थी। और कई ऐसी बातें हुई इन 2-3 दिनों में जहां पर अलारा को शक हो गया कि सरजू इस बारे में जान चुका है कि मैं साधारण लड़की नहीं हूं। और आज का दिन था जब इनकी खुल के बहस हुई। आज का दिन ये खुल के बहस हुई, और उसने कह दिया कि अगर तुम जादूगरों की उस बाजार में नहीं जाओगी, और वहां पर मुझे ये पता लगा है कि सिर्फ गैलिन ही नहीं आती, तो फिर तुम क्यों नहीं जाती? तो फिर अलारा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं गैलिन हूं। सरजू बिल्कुल चुप था। अलारा उसको गुस्से में कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर मेरे लिए जान भी दे सकते हो। सरजू उसकी आंखों में आंखें मिला के कहता है कि मांगो तो सही। वही जब नया नया इश्क होता है ऐसा ही होता है, जान जून कोई नहीं देता, लेकिन ये सीरियस था भाई। अब अलारा उसको कहती है कि ठीक है, रात को कल रात को तुम जो शहर के बाहर तालाब है वहां पर मुझसे मिलने के लिए आओगे। वहां पर तुम रिंग लेकर आना, हम अपनी शादी पक्की करेंगे।
सरजू अब रिकनेक्ट कर पा रहा था कि कल तो है पूर्णमासी, तालाब यानी एकांत, अंगूठी तो बहाना है। सरजू हाँ कहता है कि मैं आऊंगा। अगले दिन रात को सरजू तैयार था जाने के लिए, या कह सकते हैं कि मरने के लिए। वो एक अपने साथ चाकू ले लेता है। हालांकि ये बेवकूफाना हरकत थी, क्योंकि उसको पता था कि यक्षिनी या फिर गैलिन कोई भी वार से मर नहीं सकती। उसको सिर्फ सिद्ध किया जा सकता है या बांधा जा सकता है किसी मंत्रों से। लेकिन फिर भी ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया। अब वो जाता है, अलारा उसका इंतजार कर रही होती है। वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वो आते ही कहती है कि रिंग लेकर आए हो। सरजू कहता है हाँ, रिंग लेकर आया हूं। अब जैसे ही सरजू अलारा को रिंग पहनाने लगता है, उसको अजीब सी मदहोशी आने लगती है, क्योंकि वो रिंग पहनाते हुए अलारा की आंखों में देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से कुछ ऐसी शक्ति निकल रही है जिसकी वजह से सरजू का अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं है। अब वो चकराया जा रहा था, लेकिन अलारा उसको सामने नजर आ रही थी हंसती हुई। लेकिन वो शैतानी हंसी नहीं थी, वो एक मुस्कुराहट थी। वो उसको कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम इससे पहले 2 बार मुझसे शादी कर चुके हो। आज ये हमारी तीसरी शादी है और किस्मत तुम्हें हमारे पास, मेरे पास लेकर आई है। जब ये बात होती है तो सरजू को सिर्फ एक बात सोचती है कि ये यक्षिनी है। वो अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है और उसको उसकी छाती में दे मारता है। 3-4 बार उसकी छाती में करता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सरजू को होश आती है तो उसके साथ एक सिर्फ चाकू पड़ा हुआ था जिस पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। वहां पर ना अलारा थी और ना ही वहां पर कोई रिंग। सरजू हैरान था कि वो जिंदा बचा कैसे, क्योंकि बकौल उसके कि उसका तो आज शिकार होना था और वो साक्षात नजर आ रही थी कि वो यक्षिणी ही थी। उसने खुद ही कह दिया था कि पिछले 2 जन्म में भी तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई थी, यानी कि पिछले 2 जन्म में भी मैं शिकार बना था तुम्हारा, और आज तुम तीसरी बार मेरा शिकार बनोगे। वहीं जब सरजू उठता है, अपने आप को थोड़ा सही महसूस करता है, भागा भागा होटल में जाता है, तैयार होता है और जाता है चाय वाली दुकान पे ही लारा के। वहां पर अलारा दूसरी तरफ मुड़कर चाय बना रही थी। जब वो आवाज लगाता है अलारा, अलारा घूमती है और कहती है जी बताइए। लेकिन घूमती जो है वो अलारा ही थी, शक्ल नहीं। वो कोई और लड़की थी। ये कहता है कि अलारा कहाँ पे है? वो कहती है मैं ही तो लारा हूँ। वो कहता है कि मजाक मत करो, एक और अलारा लड़की है जो चाय मुझे देती थी, मैं यहाँ पर रोज आकर चाय पीता था। तो वो लड़की कहती है कि आप यहाँ पर चाय पीते थे, मैं ही आपको सर्व करती थी चाय। सरजू को तो ये बात समझ में लग ही नहीं रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जिस अलारा से बात कर रहा हूँ उसकी तो शक्ल ही और है। खैर वो वहां से निकलना ही सही समझता है। उसने कुछ फोटोज क्लिक की हुई थी अलारा के साथ। अब वो उस फोटोज में सिर्फ अकेला था। नेगेटिव थे, मतलब नेगेटिव में वो अकेला ही था। वो ढूंढता रहता है, कहीं भी उसको अलारा नहीं मिलती। ना ही अलारा, ना ही अलारा का नामो निशान, और ना ही वो मुंदरी रिंग जो उसने शादी के लिए रखी थी। अब वो कुछ दिनों बाद भारी मन से भारत वापस आता है, क्योंकि उसके मन में था कि क्या सच में वो मुझे मारना चाहती थी? अगर ऐसा था तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं? मेरे वार करने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं तो उसके लिए मुझे मारना तो एक पल का काम था। ये गिला सरजू को आज तक रहा। बकौल सरजू के उसकी तो शादी हो चुकी है, अलारा के साथ, यक्षिनी के साथ, गैलिन के साथ।
इसलिए फिर उसने शादी नहीं की। 50 साल बाद आज वो उसको फिर ढूंढने आया था कि शायद अलारा मिल जाए। और जानते हैं कि वो जो जोड़ा था वो कौन था? वो जोड़ा था शादी के जोड़े में वो खुद और अलारा। यानी कि उसका हूबहू उसने देखा अपने जवानी के रूप का, और साथ के साथ ही अलारा, जिसको पहले देखकर वो डरा, लेकिन फिर वो खुश हुआ कि अलारा और उसकी शादी उसने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उसकी उंगली, अलारा की उंगली पर जब उसका ध्यान गया तो वो मुंदरी उसको नजर आई जो उसने उसको दी थी। हालांकि कुछ ही समय बाद वो देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गए, लेकिन उसको ये पता लग चुका था कि अलारा के साथ उसकी शादी हो चुकी है। और अगर उसने उस दिन वो चाकू मारने की बेवकूफ़ी ना की होती तो क्या पता वो सच में उसके साथ रह रहा होता। और हाँ, यहाँ तक बात है इस चीज़ की कि पिछले जन्म में भी इनकी शादी हो चुकी है। तो इंसानों की उम्र तो 50 साल, 60 साल, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 125 साल, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 130 साल, 150 साल मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा। इन यक्षिणियों की, इन गैलिन्स की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों साल होती है। हज़ारों सालों में ये कई शिकार करती हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि इनको सच में प्यार हो जाता है। और जब इनको सच में प्यार होता है तो फिर ये उस वक्त के दौरान जिसको पसंद कर लेती हैं, ना कोई शिकार करती हैं, उनके साथ एज ए उनकी वाइफ, पत्नी के तौर पर रहती है। और जब उनकी अपनी उम्र में मृत्यु हो जाती है तो फिर अपने वो उसी रूप में आ जाती है। ये अलारा के मुताबिक शायद इससे पहले सरजू के साथ 2 बार उसकी शादी हुई थी। ये सरजू की वही रूह जो तीसरी बार जन्म ले चुकी थी, और एक कारण था उस कस्बे में आने का, अलारा से मिलने का। और शायद इस बार शादी तो होगी लेकिन साथ नहीं हो सका, सरजू की एक गलती की वजह से। आई होप किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। सच कहूं तो अब तक के सुनाए गए किस्सों में ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा। आई होप ये आपको भी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया, सच में आया, तो जरूर आप कमेंट में लिखना कि पसंद आया कि नहीं आया। और क्या सरजू ने बेवकूफ़ी की? क्या सरजू ने समझदारी दिखाई? और क्या एक जहां में वो अभी भी उस उम्र में एक साथ रह रहे हैं जो सरजू को नजर आया? या फिर बकौल अलारा के, जैसा कि उसने कहा कि इस कस्बे की मिट्टी में ही ऐसा नशा है कि इंसान हेलुसिनेट होता है, उसको हेलुसिनेशन हुई। सरजू की ख्वाहिश थी जो शायद उसकी पूरी हो गई, लेकिन अलारा, लारा का भी तो था कि वो सरजू के साथ रहे, लेकिन रह नहीं पाई। और जरूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके हिसाब से अलारा कहाँ गायब होगी, और क्या सच में ये यक्षिनी और गैलिन एक ही एंटिटी होती हैं या फिर अलग अलग? सो अब जो वक्त है आपसे विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। हाँ, चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट दबा के। सो देखते हैं अगले किस्से में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।